फ्रेंड्स वेलकम। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो एक डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन देने पे है। जैसे कि आप अगर जानते हो कि पैन कार्ड में 10 अल्फ़ाबेट्स और डिजिट होते हैं, उसमें जो चौथा नंबर का होता है वो बहुत ही लोगों को पता है कि पी अगर लिखा हुआ है चौथे नंबर पे तो वो पी इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप के लिए होता है, और अगर सी लिखा है तो ये कंपनी के लिए होता है। बट जो पाँचवा नंबर है, पाँचवें नंबर पे जो लिखा हुआ होता है, जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ होता है, वो या तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो पाँचवा नंबर जो है वो आपके सरनेम की शुरुआत का अल्फ़ाबेट होगा। अगर आप कंपनी हो, अगर ये कोई कंपनी का पैन कार्ड नंबर है तो ये कंपनी का जो नाम की शुरुआत होती है उसका अल्फ़ाबेट होता है। जैसे कि कोई कंपनी का नाम अगर अल्फ़ा फार्मा है तो वो ए लिखा हुआ रहेगा पाँचवें नंबर पे। बाकी के जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स और जो भी डिजिट्स होते हैं वो नॉर्मली होते हैं स्टार्टिंग के 3 और 6, 7, 8 और 9 नंबर। बट जो 10वां होता है वो ये होता है कि 10th वाला जो होता है वो कैरेक्टर होता है, अल्फ़ाबेटिक डिजिट यूज्ड एज ए चेक सम टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ करंट कोड। तो ये 10वां उसके लिए होता है। मेन तो हमारा जो चौथा और पाँचवा है, अगर आपको ये भी पता है तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ये मैंने आपको पैन कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी। अगर चौथे नंबर पे ए लिखा हुआ है जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो तो उसका मतलब होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बी लिखा है तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सी लिखा है तो कंपनी, एफ लिखा है तो फर्म या एलएलपी, जी लिखा है तो गवर्नमेंट, एच लिखा है तो एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एल लिखा है तो लोकल अथॉरिटी, जे लिखा है तो आर्टिफिशियरी पर्सन, पी लिखा है तो इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप जैसे कि मैंने बताया था, और टी लिखा है तो ट्रस्ट। तो ये 2 इमेजेस मैंने आपके सामने रखी हुई है जो आपको बहुत ही यूज़फुल होगी पैन कार्ड में। इसके बाद का जो एक सब्जेक्ट है वो है, क्या आप जानते हो जैसे कि कंपनी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वैसे ही फर्म्स होते हैं, वैसे ही एक होता है एलएलपी। एलएलपी का फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो इमेज में, ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए पार्टनरशिप इन विच some or all the partners have limited liabilities. It therefore can exhibit elements of partnership and corporation in an LLP. Each partner is not responsible or liable for another partner's misconduct or negligence. इसमें ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, हर किसी का लिमिटेड, ये जो लाइबिलिटी का जो खतरा होता है वो मतलब लिमिटेड लेवल पे होता है, तो इसलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। तो ये आजकल आप बहुत सारी कंपनीज में देखते रहोगे, कोई कंपनी का नाम है अल्फा डिजिटल एलएलपी, तो एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोस्तों क्या आप जानते हो जिस तरह से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी होता है उसी तरीके से ये एक यूनियन टेरिटरी भी होता है जिसको बोला जाता है यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो यूटीजीएसटी होता है, ऐसे हमारी कुछ यूनियन टेरिटरीज है 8 टोटल मिला के इंडिया में, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गया, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ऐसे जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो। तो यहाँ पे जब हम मटेरियल सेल करते हैं तो ये यूटीजीएसटी में जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हो जब हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो कई बार हम लोगों को मैनुअल अकाउंटिंग सामने एंट्री करने के लिए दे दी जाती है और हमको क्या कहा जाता है कि एक ये जर्नल एंट्री पास कर दो। यहाँ पे आपके सामने इमेज में एक एग्जांपल है। लोग कई बार इस तरह की गलतियां कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है अल्फा ट्रेडर्स रिसीव्ड 45,000 फ्रॉम नवीन एंटरप्राइज। इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके का सवाल पूछ सकता है कि आप जिस कंपनी में इस वक्त बैठे हो उसका नाम अल्फा ट्रेडर्स है और हमारी कंपनी ने 45,000 रुपीज़ नवीन एंटरप्राइज से रिसीव किए। तो कई बार लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, जो कि सही फॉर्मूला है, सही रूल है। तो वो लोग अल्फा ट्रेडर्स डेबिट और नवीन एंटरप्राइज क्रेडिट लिख के आ जाते हैं। बट मेन होता है कि हम कभी अपनी कंपनी का नाम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, हम कैश या बैंक लिख सकते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो सही है, कैश बैंक डेबिट टू नवीन एंटरप्राइज क्रेडिट। कई बार इंटरव्यूअर ऐसे इजी वाले क्वेश्चंस पूछता है बट वो आपको कंफ्यूज कर देता है। जैसे कि अगर वो आपसे रिसिप्ट का शॉर्टकट पूछे टैली प्राइम में या टैली ERP 9 में, तो वो आपसे पूछेगा कि क्या है, तो आप बोलोगे F6 है रिसिप्ट के लिए, बट वो आपको इस तरीके से पूछेगा कि आर यू श्योर F6 ही है। तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपका ये फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू है और आप टैली पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो तो आप ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे। बट शॉर्टकट्स के लिए मेरा एक वीडियो है, आप ज़रूर देखना, पूरा शॉर्टकट का मेरा सीरीज़ है तो वो आप ज़रूर देखना। उसमें हर एक शॉर्टकट है, मैं अभी के अभी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ज़्यादा करके शॉर्टकट्स के लिए जो भी है आप मेरे पूरे के पूरे एक पूरी शॉर्टकट की मैंने सीरीज़ बना के रखी है, तो आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्टकट के लिए जो भी है वो आप देख सकते हो।
कई बार इंटरव्यूअर क्या करता है, वो आपको एक परचेस का बिल दे देता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे ये एंट्री करके दिखाइए। अगर आपके सामने ऐसा कोई परचेस बिल आ जाता है और आप एंट्री करने बैठते हो तो आपको देख देख के ही करना है, बट जस्ट आपको एक चीज़ श्योर करनी है कि आपको पिछली परचेस एंट्रीज देख लेनी है। या तो वो पार्टी के लेजर में जाने के लिए आपको DAL कर देना है, या तो फिर आपको DAP में जाके सबसे पहले आपको परचेज रजिस्टर में चले जाना है और परचेज रजिस्टर में जाने के बाद आपको एक बार देख लेना है कि ये कौन सा वाला हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमारा क्रेडिट CGST SGST का लेजर होता है, कई जगह पे सिंगल यूज़ होता है CGST SGST सेल्स और परचेज दोनों के लिए, और कई जगह पे परचेज और सेल्स के लिए अलग अलग CGST और SGST यूज़ होता है। तो आपको ये देख लेना है एंट्री करते वक्त कि कुछ गलती ना हो जाए, उन लोगों ने परचेज 18% का लेजर अलग से बनाया हुआ है या नहीं, और उन्होंने ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के जो भी लेजर्स होते हैं वो अलग से बनाए हैं कि नहीं। तो ये मेक श्योर कि आप ये देख लो। ज़्यादा करके जो इंटरव्यूअर होता है वो बहुत ही इजी सवाल ही पूछते हैं, इतना कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड पूछते नहीं है, जैसे कि आपको बैंक एंट्रीज करना आता है या नहीं। तो जहाँ तक कि है, बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे कि आपको बोलेंगे कि प्लीज़ हमको इसका PDF निकाल के दो। तो PDF कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, उसका शॉर्टकट होता है Alt E। तो कहीं से भी आपको अगर एक सेल बिल का PDF निकालने बोलते हैं तो आप Alt E करके वो PDF निकाल के उनको कहीं पे भी डेस्कटॉप वगैरह में सेव करके बता सकते हो। तो जहाँ तक है नॉर्मल सवाल होते हैं कि आप शॉर्टकट्स बताइए। अगर आपको एंट्री करने दे देंगे तो वो आपको एक जर्नल एंट्री बताएंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एक JV पास करके दिखाओ, और दूसरा आपको एक परचेस बिल दे देंगे कि इसका एंट्री करके दिखाओ। तो इसी तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं इंटरव्यू में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं। अगर GST के रिलेटेड पूछते हैं तो वो आपको यही सब पूछेंगे कि CGST SGST IGST ये सब क्या है और क्या क्या परसेंटेज अप्लाई होते हैं। इंटरव्यू आपको ये भी पूछ सकता है कि क्या आप पेटी कैश हैंडल कर सकते हो, क्या आपने पेटी कैश का काम कभी किया है। अगर आपने किया है तो आप हाँ बोल सकते हो। पेटी कैश की जो एंट्रीज होती है वो बहुत ही ईजी होती है। मैं आपको आई बटन में पेटी कैश का मेरा जो वीडियो है वो भी दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो पेटी कैश से रिलेटेड आपको सवाल पूछ सकते हैं। आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि पेटी कैश होता क्या है। पेटी कैश जो नॉर्मल डे टू डे छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम पेटी कैश में डालते हैं। और दूसरा एक आपको ये भी पूछ सकता है कि इन्वेंट्री, आपने कभी इन्वेंट्री को हैंडल किया है, आपने कभी स्टॉक हैंडल किया है, आपने कभी स्टॉक को मेंटेन किया है एक्सेल में या टैली में। तो इस तरीके के सवाल आपको पूछ सकते हैं। डिस्पैच में क्या आपने कभी डिस्पैच किया है, क्या आपको ई-वे बिल बनाना आता है। ये सब नॉर्मल सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। अगर आपका पहला दूसरा या तीसरा इंटरव्यू है तो वो ईजी गोइंग होता है। अगर आप बहुत ही 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके कहीं जा रहे हो और आप उतनी सैलरी डिमांड कर रहे हो तो ही आपसे बहुत ही हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकाउंट से रिलेटेड। तो ज़्यादा करके जो ये लोग सोचते हैं कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब आना चाहिए, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, ये डर से बहुत लोग इंटरव्यू देने जाते ही नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना कुछ ज़रूरी नहीं होता है। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन किसी को नहीं आता है, बहुत ही कम लोगों को आता है। जिनकी कंपनी में ऐसे काम होते हैं, MIS रिपोर्ट्स के काम होते हैं, वो लोग बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं। तो हर किसी को ये नहीं आता है, तो ये डर से बैक ऑफ रहना ये बहुत ही गलत है। तो आप इंटरव्यू देने जा सकते हो बिना डर के, बिना झिझक के। आई होप आप सभी को मेरी ये छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।